हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे बल युग्म आघूर्ण की मात्रक के बारे में और उसके विमीय सूत्र के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड उनकी यूनिट के बारे में। विद्युत बल युग्म आघूर्ण की अपन बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल या लगने वाले बलों की क्रिया रेखा एक नहीं होने के कारण बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे टो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? टो से। तो अपन आज बात कर रहे हैं बल युग्म आघूर्ण की। किसकी बात कर रहे हैं? बल युग्म आघूर्ण के का मात्रक व विमा। अब देखो, बल युग्म आघूर्ण का मात्रक व विमा की अपन बात करें तो अपन सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, टो इक्वल टू एफ इंटू आर का, ठीक है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। तो बल युग्म आघूर्ण जिसको अपन ने टो से लिखा है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बल इंटू बलों के मध्य की सीधी दूरी। बल इंटू बलों के मध्य की सीधी दूरी। जैसे अपन इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र लें। क्या लें? एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसमें अपन दो चार्ज रखें, एक प्लस क्यू चार्ज, दूसरा माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू की डायरेक्शन, ये प्लस क्यू की डायरेक्शन। ये क्षेत्र, ये 2a लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है मैंने। अब ये होती है इनके बीच की सीधी डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, ए बी और सी। अब देखो यहां एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने द्विध्रुव रखा के कारण और प्लस क्यू के कारण, दोनों के कारण लगने वाला जो बल है वो परिमाण में तो समान होगा, और दोनों आवेश विपरीत प्रकृति में है, इसलिए इनकी डायरेक्शन क्या होगी? विपरीत प्रकृति की होगी। या परिमाण में एक समान, या इनकी क्रिया रेखा एक नहीं होने के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? टॉर्क, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि इनके बीच लगने वाला जो बल है QE, इनका जो बल लगता है वो लगता है QE, बल जो लगता है वो लगता है QE। और इनके बीच की जो सीधी दूरी है ना, इनके गुणनफल को, यानी टो बराबर होता है एफ इंटू BC। BC क्या है? इनके बीच की सीधी दूरी। यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, ये वाली क्या है? BC। इनके बीच की जो सीधी दूरी है उसको अपन क्या कहेंगे? दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी। तो इस प्रकार अपन इसको समझ सकते हैं। अब देखो, मैंने फॉर्मूला लिखा है बल युग्म आघूर्ण टो इक्वल टू बल इंटू बलों के मध्य की सीधी दूरी, है ना। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें। किसकी बात करें? सबसे पहले मात्रक की। तो बल युग्म आघूर्ण का मात्रक यानी टो का मात्रक, टो का मात्रक अपन ज्ञात करें तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि टो का मात्रक, अब बल तो हो जाएगा यहाँ F, दूरी हो जाएगी R, ठीक है। तो टो का मात्रक इक्वल टू लिखेंगे अपन F इंटू R का मात्रक। किसका मात्रक? F इंटू R का मात्रक। समझ में आ गई? टो का मात्रक बराबर होगा F इंटू R का मात्रक। F का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन।
इंटू आर, यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। इस प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बल युग्म आघूर्ण का मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक याद करना आप सीख गए होंगे कि न्यूटन इंटू मीटर तो का मात्रक लिखा जा सकता है, या इसको अपन अंग्रेजी में एन इंटू एम भी लिख सकते हैं। एन इंटू एम, न्यूटन इंटू मीटर अपन इसको लिख सकते हैं। या इसको अपन बात करें कि जो बल का मात्रक होता है, किसका, बल का जो मात्रक होता है, इसको अपन लिखते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो टो का जो मात्रक है, या इसको लिखा जाता है टो का मात्रक इक्वल टू एफ इंटू आर का मात्रक। अब देखो एफ का जो मात्रक लिखा जाता है वो लिखा जाता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनटू आ जाएगा मीटर, है ना। यानी अपन इसका जो मात्रक लिख सकते हैं टो का मात्रक, टो का मात्रक लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से ये मात्रक भी लिख सकते हैं अपन, और ये मात्रक भी इसका लिखा जा सकता है। तो दो मात्रक अपन ने निकाले बल युग्म आघूर्ण के, एक बार फिर से देख लेना। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है बल युग्म आघूर्ण का, किसका, बल युग्म आघूर्ण का। फॉर्मूला क्या है, तो इक्वल टू बल इंटू बलों के मध्य की सीधी दूरी। फॉर्मूला क्या है, बल इंटू बलों के मध्य की सीधी दूरी। सीधी दूरी मीन्स टो का मात्रक अपन ज्ञात करेंगे सबसे पहले यहाँ, तो इसको लिखेंगे बल, एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बल को, और डिस्टेंस दूरी है उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, यानी आर से इसको प्रदर्शित किया है। अब देखो बल का मात्रक अपन जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक, यानी दूरी किसमें मापी जाती है, मीटर में, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। इसलिए इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। या अपन इसका दूसरा मात्रक लिखें, टो का मात्रक बराबर एफ इंटू आर का मात्रक। तो बल का जो मात्रक है उसको न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से भी लिखा जा सकता है। अब देखो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखें, इनटू में आर का मात्रक मीटर हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आएगा सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे अपन बात करें इसकी विमा की, है ना, तो ये जो मात्रक निकालते हैं ये विमा के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। किसके अकॉर्डिंग, विमा के अकॉर्डिंग। तो टो की विमा, टो की विमा बराबर एफ इंटू आर की विमा, एफ इंटू आर की विमा अपन लिखेंगे। तो एफ इंटू आर की विमा क्या हो जाएगी, एफ की विमा क्या होती है, एम एल टी के पदों में लिखें तो एम वन एल वन टी माइनस टू होती है। इसकी क्या होती है, टी माइनस टू। और आर की विमा क्या होगी, एम वन, सॉरी एल वन। इस प्रकार से टो की विमा क्या लिखी जा सकती है, टो की विमा इक्वल टू एम वन एल टू टी माइनस टू, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। आप लोगों को मात्रक और विमा बल युग्म आघूर्ण की समझ में आ गई होगी। देखिए एक बार दोबारा से, टो की विमा लिखनी है तो टो की विमा इक्वल टू एफ इंटू आर की विमा। किसकी विमा, एफ इंटू आर की विमा। तो एफ की विमा अपन जानते हैं एम वन एल वन टी माइनस टू होती, कितनी होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। और आर की विमा यानी लंबाई की जो विमा है वो एल वन होती है। इस प्रकार टो की विमा अपन लिख सकते हैं एम वन एल टू टी माइनस टू। क्लियर है। इसके बाद में अगले टॉपिक असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवक के रखने पर बल। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो असमान विद्युत क्षेत्र में, असमान
विद्युत क्षेत्र में अपन क्या रख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण रख रहे हैं, है ना। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवीय रखने पर असमान विद्युत क्षेत्र में अपन विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो इसका बल, जो विद्युत क्षेत्र P की दिशा में बढ़ता हो, पहली कंडीशन इसकी लेंगे, जब विद्युत क्षेत्र वेक्टर P की दिशा में बढ़ता हो, किसकी दिशा में, P की दिशा में। अब विद्युत क्षेत्र को अपन P की दिशा में बढ़ाएं तो अपन यूं कह सकते हैं, दो चार्ज अपन लेंगे, यानी E2 ग्रेटर देन E1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, E2 ग्रेटर देन E1। क्या लिखा जा सकता है, E2 ग्रेटर देन E1 भी लिखा जा सकता है। अब देखो यहां डायग्राम से अपन यहां समझे तो मैंने यहां माइनस चार्ज लिया है, यहां मैंने प्लस चार्ज लिया है, प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो यहां जो बल लगेगा F1 वो क्या लगेगा, QE1, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के कारण जो बल होगा यहाँ F1 इक्वल टू हो जाएगा QE1, और प्लस क्यू चार्ज के लिए होगा F2 इक्वल टू QE2, और डायरेक्शन है ये P की डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, किसकी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, P की डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी है, वेक्टर E की डायरेक्शन। अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में, विद्युत क्षेत्र P की दिशा में बढ़ता है तो अपन यहाँ जो बल लग रहा है उसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें माइनस क्यू के कारण, क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो क्या है, F1 इक्वल टू QE1। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं, क्या दे दी जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा, QE2, क्या हो जाएगा QE2, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस प्रकार से अपन लगने वाला कुल बल ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, लगने वाला कुल बल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो कुल बल ज्ञात करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, लगने वाला कुल बल, कुल बल हो जाएगा F इक्वल टू F2 माइनस F1, क्या लिखेंगे, F2 माइनस F1 लिखा जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर दे दें थर्ड, क्या दे देते हैं, थर्ड। तो भाई
इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर किसमें, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो कुल बल आएगा QE 2 माइनस QE 1। यहाँ से देखो Q कॉमन आ जाएगा तो अपन लिखेंगे F इक्वल टू Q E2 माइनस E1। क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 अपन लिख सकते हैं। अब देखो ये तो बात की अपन ने किसकी, फर्स्ट स्थिति की, जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में बढ़ता हो। किस दिशा में बढ़ता हो, P की दिशा में बढ़ता हो। अब अपन बात करें स्थिति सेकंड की, जब विद्युत क्षेत्र किस दिशा में बढ़ता हो, जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में घटता हो। एक बार तो अपन देखेंगे P की दिशा में यदि बढ़े तब, और एक बार अपन देखेंगे घटे तब। तो E1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, है ना। तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, इस स्थिति में, इस स्थिति की अपन बात करें तो अपन इसका डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये माइनस Q चार्ज मैंने लिया है और यहाँ प्लस Q चार्ज लिया है। यहाँ बल हो जाएगा F2 इक्वल QE2 और यहाँ F1 इक्वल टू हो जाएगा QE1। ये डायरेक्शन E की, और ये P की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, घट रहा है। P की डायरेक्शन में क्या हो रहा हो, घट रहा हो। तो माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बल क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू QE1। क्या हो जाएगा, QE1 और प्लस Q के कारण क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू QE2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दें सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, तब परिणामी बल, तब परिणामी बल क्या आ जाएगा, F इक्वल टू F1 माइनस F2। तो F इक्वल टू अपन लिखेंगे QE1 माइनस QE2। तो F की वैल्यू जो आएगी वो आएगी QE1 माइनस E2। क्या आएगी, E1 माइनस E2, और यहाँ क्या आ रही थी, E2 माइनस E1। यदि क्षेत्र की दिशा में बढ़े, किस दिशा में, P की दिशा में बढ़े, तो बल लगेगा, वो लगेगा QE2 माइनस E1। और क्षेत्र P की दिशा में, यानी P की दिशा में घट रहा हो, तो अपन क्या लिखेंगे, QE1 माइनस E2। क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 अपन लिख सकते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ में अच्छे से आ जाए। अपन बात कर रहे हैं असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर बल, रखने पर बल की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में बढ़ता हो, P की दिशा में क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, है ना। तो P की दिशा में जब बढ़ता है तो अपन डायग्राम बनाते हैं कुछ इस प्रकार, एक माइनस Q आवेश ले लेते हैं, दूसरा प्लस Q आवेश, क्योंकि अपन जानते हैं द्विध्रुव के अंदर हमेशा दो चार्ज होते हैं, और दो चार्ज होते हैं, दोनों अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अति अल्प दूरी पर। क्योंकि अपन ने द्विध्रुव की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, वो कुछ इस प्रकार थी कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस आवेश युग्म को अपन ने क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव कहा। क्या कहा, विद्युत द्विध्रुव कहा। ठीक है, अब देखो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन अपन जानते हैं, तो मैंने अति अल्प दूरी पर दो आवेश लिए हैं और दोनों को किसमें रखा है, असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है। असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया प्रत्येक बिंदु पर अलग
अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र का मान हो, यानी अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, अलग अलग। तो यहाँ मैंने कहा पहली कंडीशन इसमें ली थी कि यदि ये पी की दिशा में बढ़ रहा हो, तो पी की दिशा में बढ़ रहा हो तो यहाँ माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा क्यू ई वन, और प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो लगेगा क्यू ई टू, यानी एफ का मान क्यू ई वन और एफ टू का मान जो है क्यू ई टू है। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लगाया है या बल का मान जो आया है वो क्या है, एफ इक्वल टू एफ वन इक्वल टू क्यू ई वन, ठीक है। और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बल, प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल है वो एफ टू है, इक्वल टू मैंने लिखा है क्यू ई टू, और इसको लिखा है समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो यहाँ लगने वाला को कह सकते हैं परिणामी बल, लगने वाला कुल बल या परिणामी बल, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन। इसको मैंने 3, तो मैं समीकरण 1 और 2 से मान रखूंगा किसमें, 3 में, तो मान रखूंगा तो मेरे पास अगली वैल्यू आएगी F इक्वल टू क्यू ई टू माइनस क्यू ई वन, क्या आएगी, क्यू ई टू माइनस क्यू ई वन। तो यहाँ देखो F की वैल्यू यहाँ से देखो Q कॉमन ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे, Q कॉमन ले जाएगा, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी F इक्वल टू क्यू ई टू माइनस ई वन। ये तो कब आ रही है वैल्यू, जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में बढ़ रहा हो, ये वैल्यू कब आ रही है, जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में बढ़ रहा हो। अब आगे अपन बात करें कि जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में क्या हो, घटता हो, यानी E1 ग्रेटर देन क्या हो, E2 हो, E1 ग्रेटर देन क्या हो, E2 हो, तब अपन इसको इसका डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, इसकी डायरेक्शन लेंगे अपोजिट, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तो डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस से प्लस की ओर ही रहेगी, लेकिन उस डायरेक्शन में क्या हो, ये हो, उसकी अपन बात करें तो माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो होगा क्यू ई वन, और प्लस क्यू के कारण बल लगेगा वो होगा क्यू ई टू। इस प्रकार से अपन बात करें परिणामी बल की, तो परिणामी बल हो जाएगा F इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू, और इसको लिखेंगे, इसका मान रखेंगे, तो F का मान रखेंगे क्यू ई वन माइनस क्यू ई टू, और यहाँ देखो F का मान Q कॉमन लेके अपन लिखेंगे तो ई वन माइनस ई टू, यानी अपने पास दो फॉर्मूले यहाँ आएंगे और दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, क्योंकि एक में विद्युत क्षेत्र का मान P की दिशा में बढ़ रहा हो, यदि बढ़ता हो तो मान क्या आएगा अपने पास, F इक्वल टू क्यू ई टू माइनस ई वन आएगा, और जब विद्युत क्षेत्र P की दिशा में क्या हो रहा हो, घट रहा हो, घट रहा हो, उस केस में मान आएगा क्यू ई वन माइनस ई टू। क्लियर है। आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन है, यदि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में प्रेक्षण बिंदु की दूरी आधी कर दी जाए, यदि प्रेक्षण बिंदु की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अपने पास एग्जाम्पल लेते हैं अक्षीय स्थिति का, अक्षीय स्थिति में प्रेक्षण बिंदु की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब देखो अक्षीय स्थिति में अपन बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसका जो मान होता है वो अपन जानते हैं, Ex इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नॉट वेक्टर P अपॉन आर क्यूब पी के, यही होता है। जहां अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार यदि R इक्वल टू क्या कर दिया जाए, R बाई टू, आर मान क्या कर दिया जाए, R बाई टू कर दिया जाए, है ना।
आर इक्वल टू क्या कर दिया जाए, r/2, तो इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, अब देखो Ex इक्वल टू 1/4 पाई वेक्टर P अपॉन r/2 का क्यूब पी के। अब इसको खोलेंगे तो Ex का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई वेक्टर P अपॉन आर क्यूब, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8, है ना। अब देखो किस डायरेक्शन में, अब ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो Ex का जो मान आएगा, अब देखो अपन ऐसे करते हैं, Ex डैश ले लें या Ex ले लें, इसको R ले लें, इसको R डैश ले लें, है ना, R/2, तो इसका मान अपन रखेंगे तो Ex डैश आएगा, है ना, Ex डैश, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, Ex डैश 1 ये डैश आ जाएगा, यहाँ भी डैश ले लें, है ना, तो अपन लिख सकते हैं 4 पाई ε0 वेक्टर P, ये 8 ऊपर चला जाएगा, R क्यूब नीचे, फिर P के। अब देखो यहां से 8 कॉमन ले लो, तो E डैश अक्स 8 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1/4 पाई ε0 वेक्टर P अपॉन R क्यूब P के। तो देखो यहाँ Ex का जो मान आ रहा है, Ex डैश का, वो Ex के कितने गुणे के बराबर आ रहा है, 8 गुण। ये मान किसका आ रहा है, ये देखो Ex का मान वापस आ रहा है ना, तो ये Ex अपन यूं कह सकते हैं कि यदि दूरी आधी कर दी जाए, यदि दूरी क्या कर दी जाए, प्रेक्षण बिंदु की आधी कर दी जाए, तो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो, कोई समस्या है तो पूछा जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।